राम प्रसाद बिस्मिल जी के आंखों से आंसू निकल आए माँ को देख करके, है ना? तो माँ ने कहा कि तू कायर है। कि माँ ने कहा कि कायल है, मैंने क्या कहा कि कायल नहीं है, तो मैं तो कुछ कर नहीं पाया, तब क्या करेगा? अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया कुछ। तो क्या उनके सोने की बटन लगी थी कुश्ती में, उतार के माँ को दे दीजिए, कमांडर था वो दे दीजिएगा, आप घर जाओ, बांध के फंदे पे दे। इनके भतीजे हैं, घर की स्थिति बड़ी ख़राब है। आज भी घर कच्चा मिट्टी का घर बना हुआ है, कोई देखभाल नहीं, सरकारी तरफ से भी ऐसा कुछ उसको उस घर को संरक्षित नहीं किया, कोई संरक्षित नहीं किया, क्षण नहीं दिया। कुछ नहीं। मतलब स्मारक बना हुआ है गांव में, उसके लिए ज़मीन भी मामा जी ने अपनी ज़मीन दी थी, तो स्मारक तो सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन आज भी उसकी कोई ढंग से देखभाल, रख रखाव, कलर पेंट वो सब नहीं है। शहीद परिवार जो हमारे देश के लिए शहीद हुए और उनके वंशजों में से एक हैं, तो मुझे ये बताइए कि जिस आज़ादी का सपना हमारे उन शूरवीरों ने देखा था, क्या आज वो सपना पूरा हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। जब वो चंद्रशेखर आजाद से बनने के हमारे पास हथियार नहीं है, लड़ाई किससे हम लड़ेंगे? राम प्रसाद जी ने किया, कल मैं बताता हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने किया, कल मैं बताता हूँ। गोरखपुर से माल जाता था ट्रेन, उसमें वेतन जाता बटन को खजाना, खजाना खजाना काकोरी कांड वाला। काकोरी कांड में गाड़ी को रोक लो, उसको उतार लो। तो इतनी गरीबी थी कि बच्चों को अपने घुटनों में सर लगा करके गर्म दे करके सुलाती थी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उनसे कहा घर चलो, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं घर नहीं चलो। अंग्रेजी लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए फंस गए। क्योंकि क्या उम्र रही होगी बिस्मिल जी की जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया? 25 साल। 25 साल। एक ने आप दाढ़ी बना रहे, आपकी अभी तो फांसी होने जा रही है, आप दाढ़ी बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, पहले तो मूर्ख है, जब कहीं जाती है ना तो सज बज के जाती है। क्या बात है। दाढ़ी बनाई, बाकी पूजन में अपने जैसा करते थे वैसे किया था उन्होंने, पूजा की, प्रतिदिन करते थे। हवन किया। जब वहाँ उनको लेने आए तो क्या कि खुली हत्या नहीं जाऊँगा, खुली हत्या नहीं जाऊँगा, खुली हत्या तख्ते पे आए, फांसी का फंदा अपने हाथ से खुद फंदा। तो उनकी ज़मीन थी ना जो राम प्रसाद बिस्मिल की, वो भी दबंग लोग जोते हुए हैं। बोलो, मोदी पे पहुँच चुकी, भोपाल पहुँचा निकला, पर कोई प्रशासन ये नहीं सुनता है कि मान की ज़मीनों को कब्जा किया गया। हाँ, दबंग लोग करें, मैं अकेला, वो 7 जने, बोलो क्या होगा? बंदूक हथियार लेके आती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जब ये कविता पढ़ी या लिखी, उस वक्त आज़ादी के परवाने दीवाने जो आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, उनको एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत इन लाइनों से मिलती थी कि मौत भी उनको छोटी लगने लगती थी। आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के वंशजों में से एक, उनके भतीजे हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनके भांजे भी हमारे साथ हैं। इन दोनों लोगों से मैं बारी बारी उनसे उनका परिचय लूँगा और हम लोग आज बात करेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की, किस तरह से उनका जीवन रहा, किस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को जीवंत बनाए रखने के लिए जो काकोरी कांड को अंजाम दिया, उसकी क्या कहानी थी, उन सब विषयों पे आपसे चर्चा करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। विजेंद्र सिंह तोमर, गांव बड़वाई, राम प्रसाद बिस्मिल का भतीजा। अच्छा, आप उनके भतीजे हैं? हाँ। अच्छा, और ये आपके भांजे हैं? ये मेरा भांजा है अचल सिंह चौहान। अचल सिंह चौहान। हाँ। अच्छा, अचल सिंह चौहान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आप आगरा के? जी। अच्छा, अभी वर्तमान में आप कहाँ पे रह रहे हैं? बड़वाई। बरवाई कहाँ पे पड़ता है? मुरैना जिले में पड़ती है। मध्य प्रदेश के मुरैना। हाँ। अच्छा, तो उनका वहाँ से क्या रिश्ता था? वो वहीं के थे ना, बड़वाई गांव के थे। वहाँ से निकल के शाजापुर आ गए थे। अच्छा। उनके बाबा नारायण लाल अपने बेटा मुरलीधर को लेके शाजापुर आके बस गए। अच्छा। यहाँ इन्होंने बड़े बड़े कष्ट भोगे। बैलगाड़ी जो थी, बनियों की दुकान पर 6 रुपए की नौकरी की। अच्छा। कचहरी में स्टाम्प बेचे। अच्छा। इतनी मुसीबतें यहाँ उठाई। राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी के? हाँ, उनके पिता, उनकी माता जी थी ना, तो ठंडियों में कपड़े थे नहीं,
घुटनों में मूल दे दे के उन्हें ठंडी काटी। उन्होंने कहा कि बेटा घर चल, तो मैंने मना कर दिया कि घर नहीं जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया, आपने क्या सुना, क्या क्या बता रहे हैं? उनकी जो माताजी थी तो इतनी गरीबी थी कि बच्चों को अपने घुटनों में लगा करके गर्म दे करके सुलाती थी। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उनसे कहा घर चलो, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं घर नहीं जाएंगे हम, मुरैना जाने की बात। गांव जाने के लिए। अच्छा। हाँ। और फिर क्या हुआ? फिर नहीं आए वो यहाँ। अच्छा, वहीं शाहजहांपुर में ही रह गए। 2 भाई थे, बड़ा भाई रमेश था, छोटे बिस्मिल जी थे। अच्छा। बड़ा भाई बीमारी से ख़त्म हो गया, बिस्मिल जी रह गए। इनकी शादी आई तो शादी की इन्होंने मना कर दी कि शादी नहीं मैं करूँगा। शादी करने से मना कर दिया बिस्मिल जी ने, क्यों मना कर दिया? भाई क्रांतिकारी में फंस गए, तो हाँ। अंग्रेजों लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए फंस गए। क्योंकि क्या उम्र रही होगी बिस्मिल जी की जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया? 25 साल। 25 साल उम्र थी। अच्छा। घर वालों ने रोका नहीं कि यहाँ तो हम आए हैं कमाने खाने, पूरे परिवार की जिंदगी को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कभी स्टाम्प बेचे जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी बैलगाड़ी चलाई जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो ये सब करने? किसी ने रोका नहीं? किसी रोकते तो कोई, उनकी बहन जी ने साथ दिया था उनका। तो रोका नहीं बल्कि साथ दे दिया। बहन जी उनकी गांव बलवाई जाती थी मुरैना जिले में, यहाँ से हथियार ले जाती थी उनके लिए। अच्छा, पैरों में हथियार बांध के लेके जाती थी। लेती थी, सहायता करती, लोगों की सहायता कायम करती। लीजिए भैया, अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि लड़का बागी हो गया, क्रांतिकारी हो गया तो घर वाले परेशान हैं, लेकिन यहाँ की कहानी तो दूसरी है। सिर्फ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ही नहीं बल्कि उनकी बहन ने भी बराबर उनका साथ दिया और वहाँ से हथियार पैरों में, जी ना कह रहे हैं? जी जी, चंबली क्षेत्र था, तो वहाँ से हथियार जो है अपने पैरों से बांध करके लाया करती थी और राम प्रसाद बिस्मिल तक पहुँचाती थी। अच्छा जी। फिर आगे? क्यों अंग्रेज हुकूमत थी, अंग्रेज को जवाब था ना, बेकार से मनमानी शुरू करता है, तो अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास था ही नहीं कुछ, तो बहनों से हथियार ले जाती थी, तो लड़ाई लड़ने का वक्त किया था, उन्हीं हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती थी। अब जब वो चंद्रशेखर आजाद से बनने के हमारे पास हथियार नहीं है, लड़ाई किससे हम लड़ेंगे? राम प्रसाद जी ने किया, कल मैं बताता हूँ, चंद्रशेखर आजाद ने किया, कल मैं बताता हूँ। गोरखपुर से माल जाता था ट्रेन, उसमें वेतन जाता बटन को खजाना, खजाना खजाना काकोरी कांड वाला। काकोरी कांड में गाड़ी को रोक लो, उसको उतार लो, हाँ। तुमने ऐसा किया, बकस नीचे उतार के ताला तोड़, पूरे को ले भाग गए। चलिए, यहाँ फिर हम आपकी आंचल जी से सहायता लेंगे, क्या कहा इन्होंने। हालांकि मुझे समझ में आ रहा है, हमारे दर्शक सही से समझ पाए इसलिए मैं आपके पास दोबारा। इन्होंने कहा पैसा नहीं है लड़ने के लिए अंग्रेजों से, उन्होंने कहा ठीक है, लड़ाई को जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो गोरखपुर से ट्रेन आती थी तो उसमें सरकारी धन रहता था, तो इन्होंने योजना बनाई, उसको लूटा वहाँ रास्ते में। लूटा क्या मतलब, अपने आवश्यकता के लिए ज़रूरत थी तो करना था। ये अंग्रेज़ों के लिए लूटा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए, हमारी उस आज़ादी की लड़ाई को जारी रखने के लिए एक जरिया भर था, एक काम था जिसको अंजाम दिया गया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जरिए। उनके नेतृत्व में बहुत सारे उनके क्रांतिकारी साथी थे जो पकड़े गए, बाद में उनको फांसी भी हुई, उसकी भी अलग अलग कहानी है। अलग अलग जेलों में रख करके जो जहाँ का था उसको दूसरी जगह भेज करके उसको फांसी दी गई। उस वक्त देश में 2 तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक वो धड़ा था जो अहिंसावादी था, अहिंसक होकर के सोचता था कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों को अहिंसक तरीके से हम अपने आंदोलन से दूर भगा देंगे। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ क्या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि अंग्रेज़ों को उनकी भाषा में ही हमें जवाब देना होगा, तभी जा कर के इनको समझ में आएगा और ये हमारी ज़मीन छोड़ करके भागेंगे। सही बात है ना? हाँ। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ये सब उसी धड़े के लोग थे जो चाहते थे कि, जो जानते थे कि हमको कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे। हाँ, ये भागेंगे, एक तभी भागेंगे। तो अंग्रेजों लोगों को मार मार के यहाँ से भगाया था इन्होंने। राम प्रसाद जी 400-500 जन इन्होंने मार मार के भगाया था। और दूसरी पूरी व्यवस्था और बताता हूँ तुमको, वो होगी वो उनका पूरा सारा है। चम्मल घाटी वीर कहाए, रजपूती का बाना है, लखनऊ से एक गाड़ी आई, लूटा माल खजाना है, काकोरी पे। क्या बात है।
कुर्बानी माँ देते रहे, फिर वंदे मातरम कहते रहे। व्याप संसार में रहा एक अमर नाम बिस्मिल का, तब ते गाम मशहूर बरवाही कर गए। आज़ादी के हित दादा फांसी चले गए, तन पे कष्ट सहे हैं, भारत आजाद भये हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल जी के भतीजे हैं। और अच्छा, ये बताइए कि वो तो ठाकुर जाति से थे, फिर ये पंडित जो शब्द है। हाँ। ऐसा था कि आर्य समाज को मानते थे। आर्य समाज को मानते हैं। आर्य समाज वाले कुछ भी बन सकते हैं। अच्छा, आर्य मन समाज में आया वो कर। हाँ, आर्य समाज वाले को तो वो तो पंडित भी बनते हैं, आर्य समाज वाले पंडित बन जाते हैं। तो वो लोग आर्य समाजी थे इसलिए पंडित लिखा उन्होंने। और राम प्रसाद थे इनका पूरा नाम, और बिस्मिल उन्होंने अपनी जो साहित्यिक रचनाएं थी उपनाम रख लिया बिस्मिल। हाँ, इसलिए हो गया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ। तो काकोरी में जब खजाना लूटा गया और फिर ताकि हथियार उथियार खरीदे जा सके, उसके बारे में बता दीजिए भाई। जो कांड करके हथियार कहाँ खरीद पाए थे? ये तो भाग गए। लौट के जब फिर आए हैं सब घर, तो कोई लग गया कि घर आ गए, तो सब हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए तो हुआ था ना। तो मतलब ऐसा था कि मान तो लूट लिया ने खजाना, और खजाना लूट के भाग गए। भाग के बाद फिर घर आए लौट के। हथियार तो खरीद कहाँ पाए, तो पहन के थे, उसी से काम किया। घर लौट के आए तो इनको बता दिया कि राम प्रसाद मान लो जितने थे वो सब लौट के आ गए। तो 500 पकड़े गए, पकड़ लिए गए। पकड़ के इनको जेल में दे दिया गया। राम प्रसाद गोरखपुर की जेल में थे, ये अलग अलग जेलों में थे। तो इनका काम क्या था कि कव्वाली, इनको गाने का शौक भारी था। कव्वालियाँ गाते थे, दंड देते थे, पूजा वन करते थे, अपना जो प्रतिज्ञा पूरा करते थे। जब जेल में ही उन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, जेल में ही ना। हाँ, तो आप ही बोल दीजिए वो लाइन। है क्या? मन भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लो कितना जोर काबू और कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये वो लाइनें हैं जो आज भी हम यदा कदा नहीं सर्वदा इस्तेमाल करते हैं, और बड़े ज़ोर शोर से इस्तेमाल करते हैं। और ये जब लाइनें बोलते हैं तो एक तरह से हुंकार होती है दुश्मन के खिलाफ कि अब हम तुम्हारी मौत से, तुम्हारी यातनाओं से डरने वाले नहीं हैं, तुमसे टकराएंगे और तुम्हें नस्ता नाबूद कर देंगे। जब 19 दिसंबर को उनका फांसी का टाइम आया, तो सुबह ये गए, ले टट्टी होके आए, दांतों की दाढ़ी बना रहे थे। एक ने आके क्या आप दाढ़ी बना रहे, आपकी अभी तो फांसी होने जा रही है, आप दाढ़ी बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कह रही थी तो मूर्ख है। जब कहीं जाती है ना तो सज बज के जाती है। क्या बात है। दाढ़ी बनाई, बाकी पूजन में अपना जैसा करते थे वैसे किया था उन्होंने, पूजा की, प्रतिदिन करते थे, हवन किया। जब वहाँ उनको लेने आए तो क्या, खुली हत्या नहीं जाऊँगा, खुली हत्या नहीं जाऊँगा। खुली हत्या तख्ते पे आए, फांसी का फंदा अपने हाथ से खुद फंसाया, अपने हाथ से। जब उनकी माँ आई तो आंखों से आंसू निकल गए। तो माँ ने क्या कहा कि कायल है तू, कायल। राम प्रसाद बिस्मिल जी के आंखों से आंसू निकल आए माँ को देख करके, है ना। तो माँ ने कहा कि तू कायर है। कि माँ ने कहा कि कायल है, ने क्या कहा कि कायल नहीं है, तो कुछ कर नहीं पाया, जब क्या करेगा, अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया कुछ। तो क्या उनके सोने के बटन लगे थे कुश्ती में, उतार के माँ को दे दीजिए, कमांडर था वो दे दीजिएगा, आप घर जाओ। पांडे पे झूम गए। मतलब माँ का भी कलेजा इतना मजबूत था कि अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ उनके बेटे नहीं, पूरे भारत देश के बेटे थे। हाँ, और भारत का वो वीर, उसकी आंखों में आंसू शोभा नहीं दे रहा, हाँ, इसलिए माँ ने मना किया कि रो मत।
यूँ कही मैंने कब क्या करेगा, यूँ काम आने अब क्या करेगा, सब तो कर दिया। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप उनके भतीजे हैं, आपको ज़्यादा पता है इन बातों के बारे में। मैंने सुना है कहीं, अब ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता, मैंने ये सुना है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में थे, अशफाकुल्ला साहब दूसरी जेल में थे, तो अंग्रेज़ इन दोनों को तोड़ने के लिए एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। इनको कुछ बताते थे, उनको कुछ बताते थे कि जो अशफाकुल्ला खान है वो तो तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं, और उनसे कहते थे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं। ये बात कितनी सच्ची है? ये तो ऐसा था कि ये तो भड़काने थे, पर उन दोनों में नहीं था, ना पगोल्ला खान है ना इनमें, उनमें नहीं था भड़काने का। वो तो इनको भड़काते भी नहीं मानते, वो हम नहीं मानेंगे कि हमारा साथ जीवन से रहा है, और 25 साल की उम्र थी। अब पगोल्ला की तो उस समय थोड़ी थी, वहाँ पगोल्ला की शादी 22 साल की थी, उनकी 25 साल की थी। मैं कहता उम्र में 5 दिन को दे दी गई। ये तो देखिए अंग्रेज कितने जालिम थे कि एक दूसरे को इस तरह से भड़काते थे कि ताकि कोई खिलाफ होकर के कुछ भी बोल दे, है ना? वो खिलाफ नहीं भाई, आप आपस में दोनों खिलाफ नहीं। अच्छा, फिर गोरखपुर की जेल में उनको फांसी दे दी, हाँ, है ना? अच्छा। आज गोरखपुर की जेल में उनका पूरा जो सामान है आज गोरखपुर की जेल में रखा हुआ है, संरक्षित करके रखा गया है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि जैसे आप आज यहाँ आजमगढ़ में आए हैं, तो आजमगढ़ में आप एक शाम शहीदों के नाम एक कार्यक्रम होने जा रहा है, ठीक है, और उसमें आप सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आज सम्मानित किया जाएगा क्योंकि आप शहीद परिवार जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनके वंशजों में से एक हैं। तो मुझे ये बताइए कि जिस आज़ादी का सपना हमारे उन शूरवीरों ने देखा था, क्या आज वो सपना पूरा हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अपनी जान की बाजी लगा दी, लोग फांसी के फंदों पे आप बता रहे हैं खुद से झूल गए, है ना, खुद से झूल गए, लेकिन अंग्रेज़ों से टूटे नहीं। लेकिन भगा दिए उन्होंने, मार मार के भगा दिए। मैं आज अपना देश गुलाम होता था, अंग्रेज मार मार के भगा दिए थे। जिस सपने को देख करके उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो सपना पूरा नहीं हुआ था, पूरा हो ही नहीं रहा, पूरा वो कौन तो पाया। क्या कहना चाहेंगे जैसे इन तमाम जो जैसे आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे रहे जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके लिए क्या अभी मतलब किस तरह का प्रयास किया गया कि उनकी चीज़ों को संरक्षित करके उनकी बातों का कहीं मतलब अगर किसी से हम पब्लिक डोमेन में जाके पूछ लें कि काकोरी कांड के जो नायक थे उनके बारे में बता दीजिए, तो शायद बहुत सारे लोगों को, क्या मुझे लगता है कि 90% लोगों को नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं बात समझ कमी रह गई ना, हम भूल गए अपने उन सभी वीरों को भूल गए। वही तो है ना। तो आज आजमगढ़ की माटी से क्या संदेश होगा पूरे देश में? अरे बहुत अच्छा लगा मुझको यहाँ आने में। क्या कहना चाहेंगे ताकि उन वीर शहीदों को लोग याद करें, उनकी कुर्बानियों को ज़ाया ना होने दें? नहीं, आप लोगों ही बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना तो हम ही लोग बोलेंगे। अच्छा, आप कितना जानते थे उनके बारे में, कितना जानते? देखिए हम तो बहुत छोटे थे, उनकी बहन थी शास्त्री देवी, राम प्रसाद बिस्मिल जी की बहन। तो मेरी माताजी से भी उनका अटैचमेंट था। वो मुझे मम्मी की गोद में था, मैं उस टाइम लेके भी गई थी, उत्तम नगर जहाँ उनका निवास था, वहाँ साथ में भी रहा मैं। उसके बाद फिर आ गए। बाकी तो मामा जी हैं मेरे, इनके भतीजे हैं। घर की स्थिति बड़ी ख़राब है, आज भी घर कच्चा मिट्टी का घर बना हुआ है, कोई देखभाल नहीं, सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ उस घर को संरक्षित नहीं किया, कोई संरक्षित नहीं किया, क्षण नहीं दिया, कुछ नहीं। मतलब स्मारक बना हुआ है गांव में, उसके लिए ज़मीन भी मामा जी ने अपनी ज़मीन दी थी, तो स्मारक तो सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन आज भी उसकी कोई ढंग से देखभाल, रख रखाव, कलर पेंट वो सब नहीं है। अपने इस तरह से जितना जो कर लेते हैं, साफ सूफ करना, आना जाना, बस वही सब हो पाता है। यानी जो हमारे भारत माता के जो वीर सपूत थे, अब वो सिर्फ हमारी यादों में रहे, अपनी यादों में। 19 में उनका मेला लगता है वहाँ बलवाई में, उनका पार्क है वालीबाल जोड़ का। तो 4 दिन पहले, 19 से 4 दिन पहले ये झूम रहे थे हमारे घर पर कि जाने क्या करके जाएंगे। 4 दिन के 19 मन बीते नहीं कि 20 सको, फिर कोई नहीं पूछता है क्या कहाँ है, ये हालत है। बोलो, फिर से कि उनकी ज़मीन थी ना जो राम प्रसाद बिस्मिल की, वो भी दबंग लोग जोते हुए हैं। बोलो, मोदी पे पहुँच चुकी, भोपाल पहुँचा निकला, पर कोई प्रशासन ये नहीं सुनता है
कि मान कि लो जमीनों को कब्जा किया गया। हाँ जंगलों को करें, मैं अकेला वो 7 जने, बोलो क्या होगा, बंदूक हथियार लेके आती हैं, नहीं दो शिकायत उकायत नहीं करते आप लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी तक पहुँच गई, मोदी तक, प्रधानमंत्री तक बात पहुंच गई। भोपाल पहुँच चुकी, कलेक्टर के पास नो बाकी नहीं है कि देश के पास, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक प्रशासन ने कि शहीदों के मान ले वो इसके बारे में कुछ सोचें, कोई नहीं सोच रहा है। तो जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के परिवार के साथ ये हो सकता है तो सोचिए, ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है हम सभी के समक्ष, देशवासियों के समक्ष, और जो प्रशासन है चाहे वो देश स्तर का हो या फिर राज्य स्तर का, आखिर वो कर क्या रहा है। इस तरह की परिस्थिति हो गई है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के की जो संपत्ति है, जो ज़मीन वगैरह है, उसको दबंग जोत बो रहे हैं। हाँ, और आप लोगों ने शिकायत के लिए कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, नदियों पर इनका वस्तुतः काम होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के भतीजे, चचेरे भतीजे जिससे हमारी बातचीत हो रही है, और आप भी बहुत सारा आपका कार्य है इस विषय वस्तु पर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे, और क्या क्या जानते हैं आप उनके बारे में? जानना तो ये है कि उन लोगों ने एक ऐसी लौ जलाई जिससे कि आने वाले समय में नौजवानों ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का रास्ता चुना। उन लोगों के कार्यों ने हमारे रगों में बहते हुए लहू में वो गर्मी डाल दी कि हम देश की आज़ादी के लिए, हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व निछावर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। आज का जो विषय है वो ये हम कहना चाहेंगे कि हम ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोगों के बारे में जानते हैं, जैसे आजमगढ़ में भी बौड़रा रियासत, राजा बेनी माधव, दुर्दिन के शिकार हैं लोग, किसी तरह से काम चला रहे हैं। या वहीं अतरौलिया में 1 आध 2 और लोगों को जानते हैं। आजमगढ़ में भी कुछ लोगों को, यहीं स्वर्गीय फूल बदन सिंह जी ने आजमगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम पे सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, शायद अब तक किसी ने उतनी महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं लिखी है। स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका पूरा का पूरा परिवार मनो ठीक स्थिति में नहीं है। ऐसे ही शाहजहाँपुर तक हम लोग गए थे, जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का घर हुआ करता था। आज उस घर को किसी एक श्रीवास्तव जी ने सहेज कर रखा हुआ है, परंतु सब कुछ वैसे ही है। आप उनके परिवार से हैं, कृषि योग्य इनकी ज़मीनें भी दूसरों के कब्जे में हैं, और किसी तरह से जीवन यापन चल रहा है। रोशन सिंह की पौत्र बधू दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके काम चला रही है। अशफाक उल्ला खां के जो पौत्र हैं, अशफाक उल्ला खां, उन्होंने भी अपना नाम रखा हुआ, वो थोड़ी सी ठीक स्थिति में हैं। और भगत सिंह के जो भतीजे हैं, कुलतार सिंह के पुत्र, उनकी भी थोड़ी थोड़ी स्थिति ठीक है। लेकिन ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद की माँ के बारे में सब लोग जानते ही हैं, या लक्ष्मीबाई के परिजन कहाँ हैं आज, मंगल पांडे के परिजन कहाँ हैं, आप किस हालत में हैं आज, नोबडी नोज अबाउट दैट। हमें जानना चाहिए। यदि हम इस तरह से नहीं सोच सके, हमारे देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए हम खुली हवा में सांस ले सकें, इसके लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व लुटाया, अगर हम उन्हें याद नहीं रख सके, उनको सम्मान नहीं दे सके, तो आने वाले समय में जब भी देश पे संकट आएगा तो कौन अपना सर्वस्व लुटाएगा। ये बड़ा विषय है, और इस विषय को सबको जानना ही चाहिए। वो लोग जिनका योगदान देश में 1 ईंट का नहीं है, आज सब के सब बड़ी प्रसन्नतापूर्वक जी रहे हैं। उनकी पीढ़ियों के लिए उनकी व्यवस्था है, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने सर्वस्व लुटा दिया, उनकी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं है। आज कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कम से कम हम जा रहे हैं सम्मान करने, तो सम्मान का वही विषय भी होना चाहिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस विषय को लेकर के कि ये रिलीफ इंडिया क्लब का कार्यक्रम करा रहा, प्रतिवर्ष कराता है। साधुवाद के पात्र हैं राघवेंद्र मिश्रा जी, और बड़ी मेहनत करके ये कार्यक्रम कराते हैं। इस प्रकार के हर ज़िले में 1-1 नौजवान अगर हो जाएं तो कम से कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अपने जो बलिदानी सिपाही हैं उनको याद रखा जाएगा। एक लाइन खाली कहेंगे, वो ये है कि बलिदानी या सिपाही उस दिन नहीं मरता जब उसे गोली लगती है या फांसी लगती है, मरता तो उस दिन है जब देश और समाज उन्हें भुला देता है। सही बात है, आपकी बात अक्षरशः सत्य है। तो हम याद रखें। ये जो लाइन थी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो उस जो बाकी निशान है उसे हम सहेज लें, उसे हम सहेज लें, इतना ही हमारा निवेदन है सबसे। और जो भी हमारी उम्र के हैं, हमारे बाद वाले उम्र के लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आएँ, आगे आएँ, अपने इन जो धरोहर हैं हमारे समाज के, इनको सहेजें। धन्यवाद। चलिए, आजमगढ़ की धरती से आप सभी से एक अनुरोध है, निवेदन है कि हम कम से कम हम अपने जो हमारे देश के ये जो शूरवीर रहे, जिन्होंने अपनी जान को हंसते हंसते फांसी के फंदे पे मतलब झूल करके दे दिया अपने देश के लिए, उन सभी को हम याद रखें, उनके काम को याद रखें, उनके आदर्शों को याद रखें, तभी हमारा देश सच्चे मायनों में उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।